दुनिया के अमीरों की दौलत कम हो रही है। 14 साल में पहली बार दुनिया में दौलत कम हुई है। हर साल जारी होने वाली क्रेडिट स्विस और यूबीएस की ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट में दुनिया भर के लोगों की संपत्ति की कीमत का आकलन किया गया। पिछले साल लोगों की निजी संपत्ति में कुल 2.5% की गिरावट दर्ज हुई थी। रिपोर्ट बताती है कि 2022 में कुल वैश्विक संपत्ति में 13 खरब डॉलर की गिरावट हुई है। 2022 के आखिर में ये 4,544 खरब डॉलर रह गई। इसी तरह 2022 के आखिर में प्रति व्यक्ति संपत्ति 84,718 डॉलर थी। कुल मिलाकर 2008 की आर्थिक मंदी के बाद पहली बार यानी कि 14 साल में 2022 में कुल संपत्ति में कमी आई है। गौर करने वाली बात यह है कि आखिर ये नुकसान हुआ कहां और कहां के अमीरों को हुआ। तो आपको बताएं कि मोटे तौर पर अगर आप देखें तो उत्तरी अमेरिका और यूरोप, जहां सबसे ज्यादा अमीर रहते हैं दुनिया के, उन जैसे विकसित और धनी क्षेत्रों में ये सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके पीछे के कारण क्या है, जरा इनकी भी पड़ताल करें। तो इसके पीछे मजबूत होते अमेरिकी डॉलर को वजह माना जा रहा है। इसके अलावा इन्फ्लेशन और राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स को भी ग्लोबल वेल्थ घटने का कारण माना जा रहा है। इन क्षेत्रों में कुल मिलाकर 109 खरब डॉलर की गिरावट हुई है, ये जो अमीर वाले क्षेत्र हैं। इसी तरह से थोड़ा एशिया पैसिफिक की तरफ अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ भी 21 खरब डॉलर कम हुए हैं। जबकि अगर आप साउथ अमेरिका चले जाएंगे, वहाँ की कुल संपत्ति अगर आप देखेंगे तो 24 खरब डॉलर बढ़ गई। तो कहीं घटी है, कहीं बढ़ी है। इसका ओवरऑल एनालिसिस हम करेंगे आगे। लेकिन मुख्य मुद्दा जो है, जो घटने के पीछे के कारण है, उनमें डॉलर की तुलना में बाकी जो मुद्राएं हैं उनमें मुद्रा का जो मूल्यों में जो उतार चढ़ाव आए हैं डॉलर के मुकाबले, उनको वजह माना जा रहा है। अमेरिका से एक और गौर करने वाला ट्रेंड ये पता चला है कि वेल्थ की सबसे ज्यादा कमी अमेरिका में देखी गई है। इसके बाद जापान है, फिर चीन है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया का नंबर है। और दुनिया में अगर आप मिलेनियर्स की संख्या देखेंगे, जो टेक्निकली जो कहा जाता है कि 10 करोड़ डॉलर जिनके पास संपत्ति है ऐसी, तो उनको मिलेनियर्स की संख्या दी जाती है। उनमें अगर आप देखेंगे तो 2022 में इनकी संख्या भी घट गई मिलेनियर्स की। और इस दौरान दुनिया भर से 35 लाख मिलेनियर्स घट गए। यही नहीं, इसके ऊपर जो आते हैं, जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ ग्रुप मानी जाती है, जिनकी संपत्ति 50 मिलियन डॉलर से ज्यादा की मानी जाती है, उनकी संख्या भी घटी है। उत्तरी अमेरिका में ऐसे UHNIs यानी कि अल्ट्रा नेटवर्थ वाले जो होते हैं, उनकी संख्या सबसे ज्यादा घटी है। अब रिपोर्ट का दूसरा पक्ष ये है, ये तो कहां घटा है हमने आपको बताया। अब दूसरा पक्ष ये है कि भारत जैसे देशों में पर एडल्ट वेल्थ में इजाफा हुआ है। भारत की नेटवर्थ पर एडल्ट में 2.8% की वृद्धि हुई है। थोड़ा सा इसको और अगर हम कैटेगराइज जाएं, थोड़ा सा और कैटेगरीज में देखें, तो फिर नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में जो पर एडल्ट है, नॉन फाइनेंशियल एसेट पर एडल्ट जिन्हें कहा जाता है, उसमें 3.7 की बढ़ोतरी हुई है। और अगर आप फाइनेंशियल एसेट्स पर एडल्ट देखेंगे तो इसमें थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है, 0.7% की मामूली गिरावट आई है। भारत में लोगों के पास कितनी तेजी से पैसे आ रहे हैं या उनकी नेटवर्थ बढ़ रही है, इसकी बानगी आप डेटा से समझिए। इसके मुताबिक भारत में प्रति वयस्क औसत संपत्ति यानी कि नेटवर्थ पर एडल्ट साल 2000 के मुकाबले अगर आप 2022 तक की सफर देखेंगे पूरा, तो ये 8.7% की सालाना दर से बढ़ी है। 8.7% 2000 के बाद से, यानी कि बीते 22 साल में 8.7% की सालाना ग्रोथ हमें देखने को मिली है नेटवर्थ में। और 2022 के अंत में भारत में नेटवर्थ पर एडल्ट 16,500 डॉलर, यानी कि अगर आप रुपए में इसको कन्वर्ट करें तो 13,53,000 के आसपास हो गई है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, पिछले साल दौलत में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मेक्सिको, भारत, ब्राजील जैसी उभरती अर्थव्यवस्था में हुई है। और ये कहा जा रहा है कि ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा। रिपोर्ट कह रहा है कि ब्रिक्स देशों ब्राजील, भारत, चीन, दक्षिण, ये तमाम उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में संपत्ति में 2027 तक 30% की वृद्धि हो जाएगी। ये ब्रिक्स के लिए सिर्फ कहा जा रहा है। अब रिपोर्ट का एक पॉजिटिव पक्ष तो आपने देख लिया कि भारत में लोगों की नेटवर्थ बढ़ रही है। इसका एक और पॉजिटिव इंपैक्ट अगर आप देखेंगे, जो पक्ष देखेंगे, इंपैक्ट तो नहीं, जो पक्ष देखेंगे वो ये कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के पास पैसा आ रहा है
और जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है, उनकी वेल्थ में कमी आ रही है। यानी कि जिस पर सालों से चिंता जाहिर की जा रही है कि भाई दुनिया का गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है, तो वो खाई एक तरह से पट रही है। यानी कि इनइक्वालिटी, जिसे गैर बराबरी कहा जाता है, उसमें लगातार कमी आ रही है। और ऐसा इसलिए, जैसा हम बता रहे हैं, कि अमीरों के हाथ से पैसा कम हो रहा है और कम पैसे वाले लोग तेजी से अमीर हो रहे हैं। सबसे धनी 1%, जो दुनिया के रिचेस्ट 1% जिन्हें कहा जाता है, 2022 में उनकी संपत्ति घटकर 44%, 44.5% रह गई। इतनी बड़ी कमी उनकी नजर आई है, क्योंकि बार बार जो आपने डेटा पढ़ा होगा कि दुनिया के 1% अमीरों के पास दुनिया की कुल संपत्ति का सबसे ज्यादा हिस्सा है। इनकी संपत्ति जो है वो घटकर 44.5% रह गई है। तो यानी कि अमीर बड़ी तेजी से, उनके पैसे कम हो रहे हैं, और जो मिडिल क्लास है, जो तेजी से उभरते हुए लोग हैं, जो गरीब है, उनके हाथ में पैसा तेजी से आ रहा है। लेकिन ये 2022 की तस्वीर है, और 2022 में हमने देखा उसके बैकग्राउंड में कोरोना, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, बहुत सारी चीजें थी। अब आने वाले 5 साल पर जरा गौर कीजिए। यही रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले 5 साल में जबरदस्त तरीके से दुनिया की नेटवर्थ बढ़ जाएगी, दुनिया में पैसा बढ़ जाएगा, और वैश्विक स्तर पर संपत्ति 6,290 खरब डॉलर की हो जाएगी। 2027 तक दुनिया की कुल दौलत 38% तक जब बढ़ जाएगी, तब क्या बढ़ोतरी का यह अनुपात सही होगा? यानी कि मैं कह रहा हूं कि क्या तब वाकई में अमीरों की संपत्ति घट रही होगी और गरीबों की बढ़ रही होगी? यह अनुपात क्या वापस अमीरों की तरफ झुक जाएगा, ये बढ़ोतरी, या फिर ये गरीबों की तरफ, मिडिल क्लास की तरफ ज्यादा आएगी? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिला के ये बहुत ही इंटरेस्टिंग 2022 के डेटा, ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2023 के, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान, थोड़ा सा और इसका एनालिसिस करते हैं। अनुराग सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैनेजिंग पार्टनर एनसेट कैपिटल के, यूएस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत सर। सर, ये वाकई में ऐसा हो रहा है क्या? ये अमीर थोड़े से, मैं गरीब तो नहीं कहूँगा, अमीर गरीब तो नहीं हो रहे, लेकिन अमीरों के पास पैसा कम हो रहा है और गरीबों के पास पैसा आ रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है इस रिपोर्ट को देख के। क्या हो रहा है सर ये वाकई में? पंकज, आपको सुनने वालों का नमस्कार। दीपक, अच्छा, सॉरी दीपक, माय बैड। मुझे पता नहीं क्यों अनुराग जी, बहुत सारे लोग पंकज बोलते हैं। दीपक और पंकज नेम क्या वाकई में कहीं मैच करता है क्या? क्योंकि मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हो गया। एनीवे, ये ऑफलाइन बताऊंगा, बट ये दीपक ऐसा है कि देखिए, ये दिल बहलाने को हमें ख्याल अच्छा है कि अमीर थोड़ा कम, गरीब। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ में आई थिंक ये एजेंसीज को ज्यादा ध्यान देती हैं। हमें उतना फोकस नहीं करना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है। अल्टीमेटली हमें देखना चाहिए कि इकोनॉमी का अगर साइज ग्रो करता है तो दी इवन द पुअर गेट्स बेटर, राइट? आप अपनी स्थिति से बेहतर हो रहे हैं कि नहीं, ये फोकस होना चाहिए। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन में पड़ जाएंगे तो दीपक, हमने देखा है कि सोशलिस्ट कंट्रीज when they try and take away from rich और गरीबों को देने की कोशिश करते हैं, तो अल्टीमेटली वो पूरा साइकिल एक नेगेटिव स्पाइरल बन जाता है। और कंट्रीज वही बेहतर कर पाए जो कि ओवरऑल पाई को ग्रो करते हैं, इसको बोलते हैं साइज ऑफ द पाई। आप उसको ग्रो कीजिए, एवरीबडी विल गेट बेटर ऑफ। दो मत हो सकते हैं, एक लेफ्ट साइड इकोनॉमिस्ट डिफरेंट भी आर्ग्यू कर सकता है, बट तकरीबन ये ट्रेंड होता है। बट और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दीपक, बिकॉज आप जो कर लीजिए, एक नंबर हमेशा कायम रहता है दीपक। वो क्या नंबर है? और वो अभी का ट्रेंड नहीं है, 400-500 साल का ट्रेंड है दीपक। और एसेंचुएट हो रहा है। वो क्या ट्रेंड है? टॉप 10% विल ओन 80% ऑफ द वेल्थ। तो दुनिया की 80% जो वेल्थ है, एंड बाय द वे इसमें वेल्थ में प्रॉपर्टी एंड स्टॉक्स एंड एवरीथिंग, सो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों वेल्थ, एंड इट इज नेट वेल्थ। 80% विल बी हेल्ड बाय 10% ऑफ द पीपल। बाकी जो 20% बची है, वो रिमेनिंग 40% विच इज बिटवीन 50 टू 90 वाले बीच में जो है, वो 40% रेस्ट 20% वेल्थ ओन करते हैं। बॉटम 50% हमेशा नेट जीरो रहता है। और ये आप किसी भी देश में देख लीजिए। अब इसका ये नहीं है कि उनकी लाइफ खराब है। आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जाइए, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, बॉटम 50% की नेट वर्थ एक्चुअली नेगेटिव दिखती है। बट इसका एक कॉन्टेक्स्ट है।
वो नेगेटिव इसलिए है बिकॉज वेल्थ उनकी मोस्टली उनके हाउसेज में है, जिस पर मॉर्गेजेस भी हैं, लोन्स भी हैं। इसका मतलब ये कि वो लाइफ खराब जी रहे हैं, बट वो लाइफ में अर्ली स्टेजेस पर हैं, यंग हैं, अभी कमा रहे हैं, लोन उनके ऊपर ज्यादा है, नेटवर्थ उतनी नहीं है, तो अल्टीमेटली लोन माइनस कर देते हैं, उनकी वेल्थ जीरो दिखती है, लेकिन उनकी लाइफ बिल्कुल बरकरार है और बहुत अच्छी चल रही है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है दीपक, इसको हमें ऐसे भी समझना होगा। एब्सोल्युटली। That's why I distribute sometimes, yeah, you know. बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि ये तो एक दिवा स्वप्न ही होगा कि कोई ये सोचे कि भाई बिल्कुल बराबरी आ जाए, इक्वालिटी आ जाए, बट समाज का, हर देश का और पूरी दुनिया का अप्रोच यही होना चाहिए कि जो इनइक्वालिटी है ये रहेगी, ये एक फैक्ट है, एक तथ्य है, एक सच्चाई है, लेकिन ये कितनी कम हो ये सबको सोचना भी होगा, अदरवाइज फिर दुनिया में नई तरह के समस्याएं उत्पन्न होंगी। लेकिन ये रिपोर्ट अनुराग जी एक बहुत अच्छा साइन दे रही है। ये कह रहे हैं कि 38% जो अगले 5 सालों में बढ़ोतरी होगी उसमें मिडिल इनकम कंट्रीज के पास ज्यादा चंक होगा बेनिफिट्स का, रादर देन अल्ट्रा रिच। तो ये थोड़ा सा एक और पक्ष की दुनिया तरक्की की तरफ और तरक्की की भी राइट साइड की तरफ। तो इसमें भी दीपक हमें इसको ना कॉन्टेक्स्ट में देखना। देखिए, एक तो जाहिर है जो रिच हैं वो एक मैच्योरिटी अटेन कर लेते हैं रिच नेशंस, और उनकी ग्रोथ भी कम रहती है। अब इंडिया जैसे कंट्रीज की ग्रोथ ज्यादा होनी भी चाहिए बिकॉज पोटेंशियल बहुत है। सेकंड इज एक बेस के, सो ये रिपोर्ट बात करी कि प्रोपोर्शनली एडिशनल वेल्थ कितनी आप ऐड करेंगे, वो भी आपके प्रोपोर्शन टू योर बेस। सो अगर आपके पास 100 की वेल्थ है और आपने $2 ऐड किए, और तो आपकी वेल्थ सिर्फ 2% बढ़ी। लेकिन अगर इंडिया में अगर आप हैं और आपकी वेल्थ 5 है और आपने $2 ऐड कर लिए, और तो आपकी वेल्थ 40% बढ़ गई दीपक, वही $2 में। सो इन परसेंटेज टर्म्स इट इज सेइंग कि मिडिल इनकम कंट्रीज एंड नोटेबली ये जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ये ज्यादा वेल्थ ऐड करेंगे कंपेयर टू वेयर दे आर ऑन अ परसेंटेज बेसिस। अगेन वही बात हो रही कि आप जहां पर हैं उस पर आप 10-20% कितना ऐड करते हैं तेजी से, वो जरूरी है। जो ऊपर है वो तो उस रेट से ऐड नहीं करेगा, नहीं तो फिर दुनिया में तबाही आ जाएगी। ये बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने। देखिए, हमारे दर्शकों के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। ये रिपोर्ट कह रही है कि हम 2000 से अब तक हमने 8.7% की दर से हमने इजाफा किया इंडिया में, लेकिन जब आप कंपैरिजन करेंगे चाइना से, वहां के फाइनेंशियल नंबर से, तो वहां जो वेल्थ पर एडल्ट सर्ज हुई है वो आप समझ लीजिए लगभग दोगुना 14% प्रति साल की दर से उन्होंने रफ्तार किया है। तो आप सही कह रहे हैं बिल्कुल कि हमारी रफ्तार के नंबर्स क्या हैं, उनकी रफ्तार के नंबर्स क्या हैं, ये एक है। लेकिन एक सुखद पक्ष के अभी तक हम कहते थे कि पूरी दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसे में पूरी दुनिया के लिए विपरीत परिस्थितियां हैं, और हमारे यहाँ अगर पर एडल्ट नेटवर्थ 2.8% की रफ्तार से बढ़ रही है, टोटल एसेट्स में 2.7% का इजाफा हो रहा है, तो ये बता रहा है कि भारत बिल्कुल सही दिशा में। अनुराग जी, दीपक सही दिशा में तो है, आई मीन नो डाउट, बट हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ है ना वो तेज हो सकता है। अब इसको कॉन्टेक्स्ट में देखें दीपक। अब देखिए, कोई भी नंबर को अगर पर कैपिटा, अब देखिए हम जीडीपी की बात करते हैं, बोलते 5th इकोनॉमी हो जा रहे हैं, 3rd इकोनॉमी हो जाएंगे, बट ये सारा डेटा पर कैपिटा पर है, विच इज दैट ईच इंडिविजुअल कितना अमीर है, वहां पर थोड़ा हम मात खा जाते हैं। अब उसको कॉन्टेक्स्ट में लीजिए। यूएस ने सबसे ज्यादा वेल्थ, इंक्रीमेंटल वेल्थ ऐड की, अबाउट 20 ट्रिलियन। चाइना ने 11 ट्रिलियन ऐड की। ऑस्ट्रेलिया ने 1.4 ट्रिलियन ऐड की, हमने 1.5 ट्रिलियन ऐड की। ये एक्स्ट्रा वेल्थ है। अब वो ऑस्ट्रेलिया की 1.4 ट्रिलियन है सिर्फ 25 मिलियन की पॉपुलेशन पर, इंडिया की 1.5 ट्रिलियन है ऑन 1400 मिलियन की पॉपुलेशन पर। मतलब क्या हुआ कि पिछले 2020 से एवरी ऑस्ट्रेलियन हैज एडेड 50 टाइम्स मोर वेल्थ देन एन एवरेज इंडियन, 50 गुना, क्योंकि वो बेस बहुत छोटा है। तो हमें वो कंपैरिजन भी ध्यान में रखना होगा दीपक के अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से हम ज्यादा वेल्थ ऐड करें। 2.8% रेट बहुत कम है, बट आई थिंक दीपक इसके फिर अब मैं इसको एक पॉजिटिव साइड में रखता हूँ। देखिए, इसका एक नजरिया भी रखना होगा कि हमारी वेल्थ मोस्टली जो है ना वो लॉक्ड है प्रॉपर्टीज में, रियल एस्टेट में, गोल्ड में। अगर वो अच्छा करता है तो हमारी वेल्थ बढ़ती है एवरेज इंडियन की। लेकिन
बाकी जगह क्या है कि तकरीबन फाइनेंशियल एसेट्स भी 20 से 30% कंट्रीब्यूट करते हैं, हालांकि 70% वेल्थ इन द वर्ल्ड स्टिल इज ओन्ड इन प्रॉपर्टीज एंड होम्स। बट वो जो फाइनेंशियल वेल्थ अगर अच्छा करती है, और अब जमाना वही है, तो फिर वो इंक्रीमेंटली बेटर ऐड करती है। तो वही रिपोर्ट में आप देखिए, इंडिया में उन्होंने कहा है कि प्रॉपर्टी हैज ग्रोन बाय जस्ट 2-3%, बट मार्केट्स हैव ग्रोन बाय 30% सिंस 2020। तो वेल्थ, जो फाइनेंशियल वेल्थ है, वो 30% से ग्रो की है दीपक। ओके, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल एसेट्स ही आपके आगे की कहानी लिखेंगे, आपको अमीर बनाने और ना बनाने में इनका अहम रोल होगा। अब जरा मुझे बताइए, क्या आप इन नंबर से संतुष्ट हैं? अभी रिपोर्ट बता रही है कि जो फाइनेंशियल एसेट्स इन इंडिया हैं, वो टोटल वेल्थ का, एवरेज वेल्थ का 21% है एक आम भारतीय के पास। टोटल जितना पैसा है, 21% फाइनेंशियल एसेट्स का है। बढ़ोतरी इसमें हमने देखी है कि इसमें भी 8% एनुअल ग्रोथ है 2000 के बाद से। लेकिन 21%, क्या ये पर्याप्त है या हमें इसको बढ़ाना होगा आगे? सो अल्टीमेटली ये नंबर तो ग्रेजुअली बढ़ रहा है दीपक, इस सेंस से बढ़ रहा है कि आप देखिए, जैसे जैसे कंपनीज प्राइवेटाइज हो रही हैं, नोटेबली बड़े आईपीओज इंक्लूडिंग एलआईसी एंड ऑल दीज कंपनीज सब आ रहे हैं, डीमैट अकाउंट्स की संख्या बढ़ रही है, आपका ईपीएफओ का कंट्रीब्यूशन दीपक अबाउट 15% तक परमिटेड है स्टॉक मार्केट में जाने के लिए। लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन वी से अमेरिकन्स का 70-80% अमेरिकन्स पार्टिसिपेट करते हैं इक्विटी मार्केट में, वो डायरेक्टली नहीं करते हैं, उनके रिटायरमेंट अकाउंट्स का कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली इक्विटी मार्केट्स में जाता है, और वो S&P 500 को मोस्टली पेग्ड होता है, तो वो नेचुरली पार्टिसिपेंट बन जाते हैं। तो ग्रेजुअली आई थिंक ऑल पेंशन फंड्स, ऑल ईपीएफओ, ग्रेजुअली पूरा रिटायरमेंट कॉर्पस अगर एक कंपोनेंट इक्विटी मार्केट्स में जाएगा, तो हर कोई उसमें हिस्सेदारी हर एक की आ जाती है, और फिर एक वो नजरिया भी चेंज हो जाता है कि मार्केट्स को हर कोई नेगेटिव निगाह से नहीं देखता है, थोड़ा पॉजिटिव होता है, क्योंकि मार्केट्स ऊपर जाते हैं तो उनका भी फायदा होता है। तो अल्टीमेटली दिस विल गो अप, आई थिंक दिस शुड गो टू 30%, बट एक पॉइंट पे जाके आई थिंक रियल एस्टेट से भी इंडियंस का लगाव रहेगा। प्लस आई थिंक जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर तमाम इंडिया की बात करें तो तकरीबन ज़मीन और जायदाद में, लैंड प्रॉपर्टी में शेयर रहने ही वाला है 70%। आई डोंट सी दैट्स गोइंग टू चेंज वेरी सून। वो इकोनॉमी के साथ चेंज होगा दीपक, उतना जल्दी चेंज होना भी नहीं चाहिए। एक इसमें इंटरेस्टिंग ये भी है, थोड़ा सा इन इक्वालिटी की जो बात कर रहे थे, गैर बराबरी की, थोड़ा सा उसमें भारत के लिए एक सुखद तस्वीर नहीं है, क्योंकि ये लगातार बढ़ रही है दुनिया में। देखिए, ग्लोबल इनइक्वालिटी जो तो खाई है वो थोड़ा कम हो रही है। हमारे यहाँ थोड़ा सा गिनी कोफिशिएंट बताया जाता है, वो ऑलरेडी 74.6% था 2000 पे, ये 2022 में बढ़ गया, ये 82.5 हो गया। ये थोड़ा सा दिक्कत है। और अगर आप अगर आप 2022 में अगर आप देखेंगे कि जो टॉप 1% है, हम ग्लोबल टॉप 1% की बात कर रहे थे, वो भी अनचेंज्ड है। हमारे यहाँ 40% के आसपास अभी भी वो बना हुआ है। तो थोड़ा सा गैर बराबरी, असमानता, असमान वितरण पूंजियों का, संपत्तियों का, ये थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। इस पर क्विकली आपका इसको कैसे ठीक करेंगे सर? तो ये समस्या नहीं है, आई थिंक हम इसको ओवरब्लो करते हैं। देखिए, और इसको कंपेयर कर लीजिए, इंडिया का जिनीज कोफिशिएंट है 0.5, यूएस का जिनीज कोफिशिएंट है 0.4। दोनों इकोनॉमीज अपने आप में अच्छा कर रही है, लेकिन दोनों में अंतर भी बहुत है। इंडिया अगर फ्यूचर में यूएस की तरह से बनना चाहता है, तो भी जिनीज कोफिशिएंट 0.5 से 0.4 ही उतरेगा। मतलब क्या है कि कैपिटलिज्म दीपक प्रमोट करता है रिवॉर्ड टू द people who are kind of willing to take more efforts and are more skilled, at the same time कुछ लेगर्ड्स रह जाते हैं, तो ये गैप बढ़ जाता है। लेकिन at the same time यूएस में गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो टैक्सेस से रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करती है, बॉटम 20% को अच्छा रीडिस्ट्रीब्यूशन यूएस में जाता है, जो इंडिया नहीं कर पाता है बिकॉज टैक्स कलेक्शन ही कम है। यूरोपियन कंट्रीज 0.1 0.2 के जिनीज कोएफिशिएंट पे करती हैं काम, लेकिन उनमें इनोवेशन भी नहीं होता है। कोई भी नई कंपनीज देख लीजिए आप, यूरोप में कहाँ इजाद होता है, सारा यूएस में हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है आप किस साइड की इकोनॉमी बनना चाहते हैं। अगर आप रिच कंट्री हैं तो यू कैन चूज टू बी लाइक यूरोपियन कंट्रीज इन स्कैंडिनेविया, बट उसके लिए आपको ऑलरेडी रिच होना पड़ेगा, तब आप रीडिस्ट्रीब्यूशन फेयर कर सकते हैं। इन अ पुअर कंट्री द ओनली वे टू डू रीडिस्ट्रीब्यूशन इज टू ग्रो फर्स्ट, गेट मोर टैक्सेस देन रीडिस्ट्रीब्यूट। तो आई थिंक जिनीज कोएफिशिएंट थोड़ा, आई मीन इसको कॉन्टेक्स्ट में अगेन देखना होता है। इसमें कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं है दीपक, एवरीथिंग इज राइट। path for us is to grow first, because remember सबको इक्वल करने का एक और तरीका है, that you can make everybody equally poor, right, which is what socialism does. तो I would say, I mean, I have lived in India before 90s and जिस तरह से हम स्कूटर्स की भी लाइन लगती थी
यू कैन डू सोशलिज्म एंड कीप एवरीबडी इक्वली पुअर। जिनीज कोएफिशिएंट आपका बहुत लो रहेगा, लेकिन उसका फायदा क्या है दीपक? एब्सोल्युटली। देखिए, अच्छी बात यह है 38% वेल्थ बढ़ने वाली है अगले 5 साल में। ग्लोबल वेल्थ हमारा चंक उसमें बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि हम सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। वैसे भी 11 साढ़े 11% से ज़्यादा के नेक्स्ट 5 इयर्स में लो इनकम कंट्रीज़ में आने वाला है, मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आने वाला है। जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं उन्होंने जितना कमाना था कमा लिया, उनकी कमाई बंद नहीं होगी, 4 साढ़े 4% के आसपास वो बढ़ेंगे, लेकिन हमारा उतना ही तेज़ी से इजाफा होगा। और पिछली बार जो हमने बातचीत करी थी, हमने स्किल अप कर दिया, हमने अच्छे से पेसअप कर दिया, थोड़ा जो प्रॉब्लम्स हैं इस गवर्नमेंट में उनको दूर कर दिया, तो बिल्कुल शानदार, भारत का भविष्य शानदार नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकालने के लिए।